तो दोस्तों LIC की आईपीओ के अलावा 3 और आईपीओ आ रहे हैं। पहला तो है प्रूडेंट का आईपीओ, दूसरा है डेली वेरी का आईपीओ और तीसरा है वीनस पाइप्स का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डेली वेरी के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों डेली वेरी का जो आईपीओ है वो आ रहा है 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में। तो दोस्तों डेली वेरी जो कि लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम पूरा रिव्यू करेंगे डेली वेरी के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले देखेंगे कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है, इससे हमें अंदाजन लिस्टिंग गेन्स का अंदाजा हो जाएगा। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। और फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखें इसका, तो 20 रुपए से लेकर 30 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। हालांकि ये भी मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, वॉलेटाइल मार्केट है, इस कारण हम इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा कम लेकर चलते हैं, मतलब 20 रुपए के आसपास ही लेकर चलते हैं। तो ये 30 शेयर का लॉट है, 20 × 30 करते हैं तो लगभग 600 रुपए के आसपास हमें एक लॉट पर फायदा बता रहा है। तो ये 4% जैसा ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, इसका बहुत ही कम चल रहा है। और देखिए दोस्तों, अगर आप सेफ्टी के साथ इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन और ग्रे मार्केट के प्रीमियम के आंकड़े वगैरह देख के उसके बाद आप अप्लाई करें। और मैं डेली आपको ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सीधा नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है और इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी जो है लॉजिस्टिक्स और कुरियर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। आपने डेली वेरी का नाम तो सुना ही होगा, अगर आप कुरियर करते हैं या कुरियर वगैरह कोई मंगवाते हैं तो डेली वेरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। और ई कॉमर्स साइट जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आजियो है, वहां से भी डेली वेरी के द्वारा कुरियर वगैरह आते होंगे। तो आपने डेली वेरी का नाम तो जरूर ही सुना होगा। तो डेली वेरी जो है लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक प्लेयर है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू के अंदर ये लार्जेस्ट प्लेयर आ जाता है। और इसकी एक खास बात है कि इसकी कुरियर और लॉजिस्टिक सर्विस जो है हमें लो कॉस्ट के अंदर मिल जाती है। और अभी इसके पास जो एक्टिव कस्टमर्स देखें तो 21,342 एक्टिव कस्टमर्स हैं, जिसके अंदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वाले, जिसके अंदर अमेजोन है, आजियो है, फ्लिपकार्ट है, जो ऐसी साइट्स होती हैं वो भी इसकी कस्टमर्स हैं। फिर जो डायरेक्ट कंज्यूमर्स हैं, बड़े इंटरप्राइजेज वाले हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वाले हैं, मतलब बड़े बिजनेस और छोटे बिजनेस वाले। फिर FMCG कंपनीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज है, लाइफस्टाइल, रिटेल, ऑटोमोटिव और काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसकी कस्टमर्स हैं। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि इंडिविजुअल कुरियर सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है और इसके अलावा जो बड़े बिजनेस वाले हैं उनको भी ये अपनी कुरियर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। और अभी सितंबर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार पर डे 4 मिलियन शिपमेंट करती है। 4 मिलियन मतलब लगभग 40 लाख के आसपास शिपमेंट पर डे करती है। तो ये जो सर्विस प्रोवाइड करवाती है उसके अंदर पहला तो है एक्सप्रेस पार्सल, जो कि जल्दी हमें भेजना होता है कहीं। दूसरा है हैवी गुड्स, जो कि होता है भारी सामान, उसकी भी ये लॉजिस्टिक सर्विस वगैरह प्रोवाइड करवाती है। फिर TL, PTL मतलब ट्रक लोडेड, पार्शियल ट्रक लोडेड। उसके अलावा वेयर हाउसिंग, सप्लाई चेन है। वेयर हाउसिंग के अंदर क्या होता है कि माल स्टोर करना पड़ता है और जब ऑर्डर आता है तब वो डिलीवर करती है। फिर उसके अलावा क्रॉस बॉर्डर मतलब विदेशों के अंदर भी ये अपना जो कुरियर सर्विस प्रोवाइड करवाती है। उसके अंदर इसका जो पार्टनर है फेडेक्स, और ये इंडिया की जो टोटल है 17,045 पिन कोड कवर करती है, जो कि लगभग 88% के आसपास हो जाता है। मतलब इंडिया के जितने भी टाउन और सिटी के पिन कोड हैं वहां लगभग 88% जगह इसकी पहुंच है। और अगर इंडिया का लॉजिस्टिक का मार्केट देखें तो 2020 तक जो इंडिया का लॉजिस्टिक का मार्केट था $216 बिलियन, और ऐसा अनुमान है कि इंडिया का जो लॉजिस्टिक का मार्केट है 9% की CAGR से बढ़ेगा, जो कि 2026 तक $365 बिलियन का हो जाएगा। मतलब लगभग 6 साल के अंदर 1.5 गुना हो जाएगा लॉजिस्टिक का मार्केट। तो इसका फायदा थोड़ा बहुत डिलीवरी को भी होगा। हालांकि अगर आंकड़ों में देखा जाए तो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। तो दोस्तों अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कंपनी काम क्या करती है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और दोस्तों अगर ऐसे आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। फिर दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स और इसके पीयर कंपटीटर्स के बारे में। तो दोस्तों 2019 से लेकर 2021 तक देखें तो इसके जो एसेट्स हैं वो लगातार बढ़े हैं, और अगर इसका रेवेन्यू भी देखें तो वो भी लगातार बढ़ा है। फिर दोस्तों बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद जो इसके हाथ में प्रॉफिट बचता है, तो ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट के अंदर नहीं है। अगर पिछले 3 साल का भी देखें तो कंपनी जो है लगातार लॉस जनरेट कर रही है। तो 2019 के अंदर जो इसका लॉस था 1783 करोड़ रुपए का, जो कि 2020 के अंदर घटकर हो गया 268 करोड़ रुपए का, और 2021 के अंदर जो इसका नेट लॉस है 415 करोड़ रुपए का। तो ये कंपनी जो है लगातार लॉस मेकिंग है, ये इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि कंपनी ग्रोथ कर रही है, थोड़ा ग्रोथ के ऊपर भी पैसे खर्च हो रहे होंगे, पर कंपनी क्या है कि लॉस मेकिंग है। जब तक प्रॉफिट के अंदर नहीं आती तब तक ये कंपनी रिस्क की मानी जाएगी। और इसके ऊपर डेप्ट मतलब जो उधारी की बात करें तो 1098 करोड़ रुपए की इसके ऊपर उधारी है, मतलब लगभग 1100 करोड़ रुपए की उधारी है आज की तारीख में, जो कि बहुत ज्यादा है।
हालांकि आईपीओ लाने के बाद उधारी चुका देगी, पर ये क्या है कि अभी इसके फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो अच्छे नहीं लग रहे हैं। फिर दोस्तों इसकी रिटर्न ऑन नेट वर्थ, इसका पीई वगैरह देखें तो सारा नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है और 2022 के अंदर भी ये कंपनी लॉस मेकिंग है। FY22 के 3 महीने के अंदर भी इसने 129 करोड़ रुपए का लॉस जनरेट किया है। 2021 के अंदर अगर इसका रेवेन्यू देखे तो 3838 करोड़ रुपए का है, और उसके कंपेयर में अगर ब्लू डार्ट को देखें तो उसका पीई चल रहा है 40 का और उसका जो रेवेन्यू है 3288 करोड़ रुपए का। तो ब्लू डार्ट से थोड़ी सी बड़ी कंपनी है रेवेन्यू के मामले में। फिर दोस्तों महिंद्रा लॉजिस्टिक से अगर कंपेयर करें तो महिंद्रा लॉजिस्टिक का जो पीई चल रहा है 92.8 का और उसका जो रेवेन्यू है 2021 के अंदर 4083 करोड़ रुपए का। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स से थोड़ी सी छोटी कंपनी है। फिर दोस्तों जो गति आती है, जिसका नाम आपने सुना होगा, उसका पीई चल रहा है 45.35 का और रेवेन्यू जो उसने 2021 के अंदर जनरेट किया है 1320 करोड़ रुपए का। तो अभी इन चारों कंपनीज को अगर कंपेयर करें तो डेलीवेरी जो है सेकंड नंबर पर आती है रेवेन्यू के मामले में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और बाकी देखिए दोस्तों, अभी ये कंपनी लॉस के अंदर है तो पूरी तरह से तो हम इसको कंपेयर कर नहीं सकते हैं, और मेरे हिसाब से जो कंपनी फाइनेंशियली लॉस मेकिंग होती है वो कंपनी रिस्की ही होती है। तो ओवरऑल इस कंपनी को मैं रिस्की मानता हूं। ये दोस्तों पर्सनली मेरी राय है, और बाकी आपकी राय या किसी और की राय अलग हो सकती है। फिर दोस्तों बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो ये आईपीओ जो ओपन होगा 11 मई से लेकर 13 मई के बीच में, और इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 462 रुपए से लेकर 487 रुपए के बीच में। इसका प्राइस बैंड भी मुझे थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है। और इसके मार्केट लॉट की बात करें तो 30 शेयर का इसका मार्केट लॉट है, और इसका जो इश्यू साइज है 5235 करोड़ रुपए का, मतलब 5235 करोड़ रुपए का इसका टोटल इश्यू साइज है। ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे। हालांकि इतनी छोटी कंपनी है और इसका इश्यू साइज इतना बड़ा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। जिसके अंदर फ्रेश इश्यू मतलब जो नए शेयर जारी करेगी 4000 करोड़ रुपए के, और OFS मतलब ऑफर फॉर सेल के अंदर 1235 करोड़ रुपए की अपनी जो कुछ हिस्सेदारी है वो बेचेगी। तो मुझे इसका इश्यू साइज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। हालांकि इतनी बड़ी भी कंपनी नहीं है कि इतना इश्यू साइज हो इसका। फिर दोस्तों जो एम्प्लॉइज के लिए डिस्काउंट रखा गया है 25 रुपए का, और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है BSE NSE दोनों पर होगी, और रिटेलर्स के लिए जो कोटा रखा गया है 10% का। 10% का कोटा इसीलिए रिस्की कंपनी है, फाइनेंशियली कमजोर कंपनी है, इस कारण क्या कि रिटेलर्स का जो कोटा है वो 10% का रखा गया है। और कंपनी के आज की तारीख में एज सच कोई भी प्रमोटर्स नहीं है, मतलब जिनकी हिस्सेदारी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे कोई प्रमोटर्स नहीं है। फिर दोस्तों इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 19 मई को, और इसकी लिस्टिंग डेट है 24 मई को, और इसका जो अलॉटमेंट आएगा लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। तो दोस्तों ये तो ही आईपीओ की डिटेल्स। अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात करें तो आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बहुत कम चल रहा है, सिर्फ 4% के आसपास हमें फायदा दिखा रहा है आज की तारीख में, जो कि बहुत कम है। मतलब एक लॉट पर लगभग 600 रुपए के आसपास फायदा बता रहा है, और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम ऊपर नीचे और हो सकता है। वैसे मैं आपको डेली अपडेट देता रहूंगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए। तो आज की तारीख में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम है, पर दोस्तों अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे लगता है दूसरे और तीसरे दिन के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखिए, उसके बाद क्या है कि रिस्क फ्री होकर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसका मैं अपडेट आपको देता रहूंगा। तो आज की तारीख में लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो थोड़ा रिस्की नजर आ रहा है, क्योंकि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम काफी कम है। फिर दोस्तों बात करें लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो देखिए दोस्तों काम तो बहुत बढ़िया है, लॉजिस्टिक वाला जो काम है बहुत बढ़िया है, इसकी डिमांड भी अच्छी रहने वाली है, इसकी ग्रोथ भी 2026 तक 9% के CAGR से होगी, वो भी अच्छी बात है। फिर इसके कुछ नेगेटिव ये है कि ये फाइनेंशियली कमजोर कंपनी है, मतलब लगातार लॉस जनरेट कर रही है। हालांकि ये कंपनी जो है ग्रोथ पीरियड के अंदर होगी, पर कंपनी अभी लॉस मेकिंग है तो रिस्की ही मानी जाएगी। और उसके अलावा इसके ऊपर डेप्ट भी काफी ज्यादा है, लगभग 1100 करोड़ रुपए के आसपास का डेप्ट है, जो कि बहुत ज्यादा है। और दूसरी चीज, इसका इश्यू साइज काफी बड़ा है, मतलब इतनी बड़ी साइज का आईपीओ लेके आ रहे हैं। एक तो ये कंपनी भी काफी छोटी है, मतलब इतनी बड़ी भी कंपनी नहीं है कि इतना बड़ा इश्यू साइज लेके आए। और ओवरऑल बाकी कंपनियों से अगर कंपेयर करते हैं, जो इसके पीयर कंपटीटर्स हैं वो अभी प्रॉफिट मेकिंग है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी रिस्की कंपनी नजर आ रही है, और इसका प्राइस बैंड भी थोड़ा मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही है कंपनी। और देखिए दोस्तों, इस पर मैं फाइनल डिसीजन दूसरे और तीसरे दिन दूंगा, पर अभी के हिसाब से अगर देखें तो मुझे कोई खास कंपनी नजर नहीं आ रही है लॉन्ग टर्म के अंदर, ना लिस्टिंग गेन्स के अंदर। ये कंपनी मुझे जरूर पसंद आती, भले ये फाइनेंशियली लॉस के अंदर है, मतलब इसका लॉस तो चुक जाएगा, मतलब आईपीओ लाने के बाद इसका लॉस वगैरह चुक जाएगा, पर अगर डेट फ्री होती और इसके अलावा जो इसका इश्यू साइज थोड़ा छोटा होता, प्राइस बैंड एकदम रीजनेबल होता, तो मैं इसके बारे में सोच सकता था अप्लाई करने के लिए। तो पर ये सारे फैक्टर्स अगर देखें तो मुझे इतनी कोई खास कंपनी नजर नहीं आ रही है। और बाकी दोस्तों, कोई भी डिसीजन लें तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस साथ में लगा कर लें। सुनना सबकी है, करना अपने मन की है। और दोस्तों फाइनल डिसीजन मैं दूसरे और तीसरे दिन आपको दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कंफ्यूजन है डेलीवेरी के आईपीओ पर वो दूर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।